हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक और संगठन के महत्वपूर्ण सिद्धांत नियंत्रण का विस्तार यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये सिद्धांत क्या है, इसका उद्गम किस प्रकार से हुआ है और नियंत्रण के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, इसके लाभ दोष कौन से हैं। तो आप सभी ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। यह अर्थ नियंत्रण का विस्तार क्या है। सिंपल अर्थ है बिल्कुल कि अधीनस्थ व्यक्तियों या इकाइयों की वह संख्या जिसका एक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से क्षमतापूर्वक प्रभावी पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कर सके। यानी सिंपल है बिल्कुल। एक बिल्कुल प्रश्न है कि एक अधिकारी के अधीन कितने अधीनस्थ होने चाहिए, बस ये प्रश्न है। इसी के ऊपर नियंत्रण का विस्तार का पूरा सिद्धांत बना है कि एक जो अधिकारी है, जैसे मान लीजिए ए एक अधिकारी है, तो ए के अधीन बी सी डी ई चार जने क्या कार्य कर रहे हैं, तो नियंत्रण का विस्तार कितना हुआ, 4। तो इस प्रकार से इसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि एक अधिकारी के अधीन कितने अधीनस्थ होने चाहिए। बहुत ज़्यादा यदि अधीनस्थ होंगे तो वह सभी लोगों का प्रभावी पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण नहीं कर पाएगा, और बहुत कम यदि अधीनस्थ हुए तो सभी का जो नियंत्रण या निर्देशन होगा वो बहुत ज़्यादा गहन तरीके से किया जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ ये देखने का प्रयास करेंगे, ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि एक अधिकारी के अधीन जो अधीनस्थ है वो न तो ज़्यादा होने चाहिए न कम होने चाहिए। कम होंगे तो भी उसकी कुछ समस्याएं हैं, आगे देखेंगे हम, और ज़्यादा होंगे तो भी समस्याएं हैं। फिलहाल ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो नियंत्रण का विस्तार सिद्धांत है ये आया कहाँ से। तो फ्रांस के एक विद्वान हुए वी ए ग्रेकुनोज एक विद्वान हुए। ग्रेकुनोज ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस सिद्धांत का नाम है ध्यान की सीमा, यानी स्पेन ऑफ अटेंशन, ध्यान की सीमा। यह सिद्धांत यह कहना चाहता है कि एक जो व्यक्ति होता है वो एक समय में, एक साथ, एक व्यक्ति है, एक ही समय में, एक ही टाइम में, एक साथ जितने व्यक्तियों और वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है वह ध्यान की सीमा है। और इसी से नियंत्रण का विस्तार का सिद्धांत निकला है। तो एक व्यक्ति, आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे, आप एक साथ एक ही समय में कितनी चीज़ों पर ध्यान लगा सकते हैं। जैसे आपसे कहे कि एक साथ आप 3 विषय पढ़िए, हिस्ट्री भी पढ़िए, आप ज्योग्राफी भी पढ़िए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़िए, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। या आपसे कहे कि एक साथ इतनी चीज़ों को याद कीजिए, तो याद रखने की भी आपकी एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि एक समय में आपके दिमाग में कितनी चीज़ें चल सकती है एक साथ, तो वो है आपकी ध्यान की सीमा। आपके ध्यान में कितनी चीज़ें रह सकती है, और इसी से निकला है नियंत्रण का विस्तार। क्योंकि नियंत्रण के विस्तार में क्या है कि एक अधिकारी जो है कितने लोगों का निरीक्षण, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, निर्देशन कर सकता है प्रभावी ढंग से। ऐसा नहीं है कि घास काटनी है, घास नहीं काटनी, प्रभावी ढंग से कितने लोगों का नियंत्रण, निरीक्षण कर सकता है। एक टॉपिक हम इसी में लेंगे छोटा सा, संबंधों के प्रकार। 4 प्रकार के संबंध वी ए ग्रेकुनोज ने बताया है। तो ग्रेकुनोज ने अधिकारी और अधीनस्थों की जो संबंध है उसमें 4 प्रकार बताए। एक संबंध तो सिंपल आप पढ़ रहे हैं कि अधिकारी है और एक अधीनस्थ है। आप इसको यहाँ समझिए। जैसे मान लीजिए ए एक अधिकारी है और इसके अधीन, या ए को यहाँ से हटाइए, मान लीजिए एक्स एक अधिकारी है। एक्स एक अधिकारी है और एक्स के अधीन 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, ए, बी और सी, 3 उसके अधीनस्थ है। तो आपने देखा अधिकारी अधीनस्थ संबंध, अधिकारी कौन है? एक्स, और एक्स के नीचे कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं? ए, बी और सी, 3 अधीनस्थ हैं उसके। तो
ये हुआ नियंत्रण का विस्तार। नियंत्रण का विस्तार मैं पूछूँ आपको संख्या में तो कितना आएगा? 3। तो अब वी ए ग्रेकुनोज ने बताया कि इन अधिकारी अधीनस्थों के बीच में जो संबंध होते हैं वो केवल एक प्रकार के नहीं है। एक प्रकार का संबंध हुआ अधिकारी अधीनस्थ, बल्कि उसने कहा कि 4 प्रकार के संबंध होते हैं। इनको आप देखिएगा और इसी उदाहरण को ध्यान में रखिएगा। एक्स है, एक्स के नीचे ए बी सी 3 अधीनस्थ है। तो हम ये देखेंगे कि जब अधिकारी अधीनस्थ की एक अधिकारी के नीचे अधीनस्थों की संख्या बढ़ती है तो एक प्रकार का संबंध आएगा प्रत्यक्ष एकल संबंध, एक आएगा समूह संबंध, तो हम देखेंगे एक आएगा क्रॉस संबंध यानी तिरछे संबंध। तो 3 तो संबंध ये हुए और चौथा आएगा इन तीनों ही संबंधों का योग यानी कुल संबंध। तो अभी हम देखते हैं इसको। आप पहले ये समझिए कि कहना क्या चाहता है ग्रेकुनोज। ग्रेकुनोज कहना चाहता है कि अधीनस्थों की संख्या जो जो बढ़ेगी, जैसे मानिए अधीनस्थ एक से हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 कितने भी हो सकते हैं। तो अधीनस्थों की संख्या बढ़ेगी तो एकल संबंध जो है उनमें, एकल संबंध का मतलब है एक अधिकारी के कितने अधीनस्थ है। एक अधिकारी के मान लीजिए 4 अधीनस्थ है तो एकल संबंध हुए 4। एकल संबंधों में तो गणितीय अनुपात में वृद्धि होगी, जैसे कि अधीनस्थ है 3 तो एकल संबंध भी हुए 3, अधीनस्थ हुए 4 तो एकल संबंध भी हो गए 4, यानी गणितीय रेशो में बढ़ेंगे 4, 5, 6, 7। जैसे जैसे अधीनस्थ बढ़ेंगे एकल संबंध भी बढ़ेंगे। लेकिन जो क्रॉस संबंध है, तिरछे संबंध और जो समूह संबंध है, उनमें जो वृद्धि होगी वो ज्योमेट्रिकल रेशो में होगी, ज्यामितीय अनुपात में होगी। तो ये बड़ी जो है तेजी से होगी। ज्यामितीय अनुपात आप समझ रहे हैं। ज्यामितीय अनुपात का अर्थ है जैसे 2 से हुए 4, 4 से हुए 8, 8 से हुए 16, 16 से 32, इस प्रकार से। तो ज्यामितीय अनुपात में इसमें वृद्धि होगी। तो इसलिए जो है ये कहना चाह रहे हैं ग्रेकुनोज कि किस प्रकार से ये संबंध होते हैं। हम पहले इन संबंधों के प्रकार समझ लेते हैं। पहला प्रकार बताया उन्होंने प्रत्यक्ष एकल संबंध। प्रत्यक्ष एकल, डायरेक्ट सिंगल, ये क्या है? ये बिल्कुल अधीनस्थों की संख्या के समान है। जितने अधीनस्थ उतने ही प्रत्यक्ष एकल संबंध। इसका सूत्र रहेगा वो रहेगा n, यानी प्रत्यक्ष एकल संबंध का जो सूत्र रहेगा n का मतलब है अधीनस्थों की संख्या। तो जैसे अधीनस्थ 3 है तो प्रत्यक्ष एकल संबंध भी कितने आएंगे? 3। अभी हम एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेंगे, उससे समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक अधिकारी है, उसके अधीन 3 अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं ए, बी और सी। तो एकल संबंधों की संख्या यहाँ कितनी आ जाएगी? 3, n बराबर 3। जितने अधीनस्थ उतने ही प्रत्यक्ष एकल संबंध। उसके बाद दूसरा आया प्रत्यक्ष समूह। प्रत्यक्ष समूह का मतलब है अधीनस्थों के आपसी संबंध, इसमें अधिकारी शामिल नहीं है। अधीनस्थों के जो आपसी संबंध है उसको प्रत्यक्ष समूह संबंध कहा गया। अब अधीनस्थों के आपसी संबंध कैसे है जो समझिए आप। जैसे ए, इसका जो है फॉर्मूला है n बराबर n-1। अब मैं इसको यहाँ पे इसी 3, जैसे n बराबर अपने 3 है तो 3 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 बराबर 6 आया। ठीक है। अब इसको देखें कि ये 6 संबंध कहाँ आ रहे हैं इस पूरे जो है पद सोपान में किस तरह आ रहे हैं। तो देखिएगा ए बी, ए सी और बी और सी। अब ये 6 संबंध बने। कैसे बने? ए का संबंध बी से 1 हुआ और बी का संबंध ए से, तो यानी 2 हो गए यहाँ पे। इसी प्रकार से ए का संबंध सी से और सी का संबंध बी से, ए से माफ़ कीजिए, 2 हो गए। इसी प्रकार बी का संबंध सी से और पुनः सी का संबंध बी से, इस प्रकार से 2 टोटल हो गए, कुल मिला के 6। तो अधीनस्थों के आपसी संबंध कहलाते हैं क्या? प्रत्यक्ष समूह संबंध। ठीक है। अब लेते हैं हम तीसरा प्रकार, क्रॉस या तिरछे संबंध। क्रॉस या तिरछे, ये अधिकारियों और अधीनस्थों के जो संभावित मिश्रण बनते हैं। अब संभावित मिश्रण अभी हम बनाते हैं, देखिए किस प्रकार से बनेंगे संभावित मिश्रण। या मैं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। संभावित मिश्रण हम बनाएंगे, कैसे बनेंगे जो देखिए। ऊपर कौन है? x है,
तो x के संभावित मिश्रण, पहले हम इसको ज़रा सोल्व कर लेते हैं कि कितना आता है इससे, फिर उसके आधार पे इसको जो है प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। इसका सूत्र देखिए, n ब्रैकेट है 2 की घात n-1 और -1। अब कैसे इसको पहले सोल्व कर लेते हैं हम लोग कि n है हमारा कितना 3, इसको ब्रैकेट में रखिए, 2 यहाँ लिख दिया, n कितना हुआ 3, 3 -1 और -1, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ नीचे जो जगह है इसमें कर देता हूँ। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 तो बाहर रहेगा ही और 2 की घात 2 आ जाएगी और -1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 की घात 2 को सोल्व कीजिए, 2 की घात 2 यानी 4, 2 स्क्वायर 4, तो 3 और ये 4 -1, ठीक है। अब इसको और सोल्व कीजिए तो ये आएगा 3 × 3 बराबर 9। तो क्रॉस संबंध कितने आए आपके 9। तो ये आप समझ ही गए होंगे किस तरह मैंने सॉल्व किया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि हम इसको प्रमाणित भी यहाँ पे कर सकें। लीजिए साहब, अब देखिए ए जो है, ए के नीचे काम करेंगे, सॉरी एक्स है यानी एक्स का जो है नीचे काम करेंगे, ग्रुप बनाएंगे हम, है ना, क्योंकि इसमें संभावित मिश्रण लिखा है। तो एक्स के नीचे जैसे बनता है ए और बी का एक ग्रुप, ठीक है। इसी प्रकार एक्स के नीचे बनता है एक ए बी और सी का एक ग्रुप, ठीक है। इसी प्रकार से एक्स के नीचे ग्रुप बनता है एक बी और सी का ग्रुप, ठीक है। इसी प्रकार से एक्स के नीचे ग्रुप बन सकता है बी और ए का। इसी प्रकार से बी ए और सी का ग्रुप बन सकता है। इसी प्रकार से बन सकता है आपका सी और बी का ग्रुप, उल्टा कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इसी प्रकार से बन सकता है एक ग्रुप ए और सी का, ठीक है। एक और ग्रुप बन सकता है, इसको आगे ले आऊँ मैं तो ए बी सी हो गया, बी एस सी बी हो गया, बी सी ए, इस प्रकार से भी बन सकता है। तो इस तरह ग्रुप बनेंगे, 8 हो गया, एक ग्रुप और बन जाएगा इसमें 9वां, वो बन जाएगा सी ए बी, इस प्रकार से। तो इस प्रकार देखेंगे कि बहुत सारे ग्रुप एक्स के साथ बन जाते हैं और एक्स के साथ इतने ग्रुप बनने से जो है प्राप्त होता है हमें कौन सा संबंध, क्रॉस या तिरछे संबंध, ठीक है। उसमें एक्स शामिल है और एक्स के साथ इनके संभावित ग्रुप बनाएंगे हम, तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा क्रॉस। या ये इस तरह का परीक्षा में नहीं करना होता है आपको, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आप ये फॉर्मूला ज़रूर ध्यान में रखें। अब आ गया टोटल संबंध। टोटल संबंध जो है इनका योग होता है किसका, जो आपके विभिन्न प्रकार के जो 3 संबंध हमने देखे हैं, इन तीनों का योग कहलाता है टोटल संबंध, ठीक है। तो टोटल संबंध निकाल लेते हैं हम, कैसे आएंगे टोटल संबंध। पहली बार में आया कितना संबंध, पहला संबंध कितना था 3, 3 प्लस दूसरा आया 6 और तीसरा आया 9, और इनका यदि हम योग करेंगे तो योग हमें क्या प्राप्त होगा, 6 और 9 15 और 3 18। तो इस प्रकार से ये प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यदि अधीनस्थों की संख्या मान लीजिए 5 है तो ज्ञात कीजिए, तो आप इस फॉर्मूले से बिल्कुल n बराबर 5 हो जाएगा, या 5 और यहाँ 4 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, यहाँ पे इसमें फिट कर देंगे तो वो भी अपने को ज्ञात हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है कि नियंत्रण का विस्तार क्या हो, या नियंत्रण का विस्तार कितना होना चाहिए। यानी ये प्रश्न आया कि एक अधिकारी के अधीन कितने अधीनस्थ होने चाहिए, 3 4 5 7 10 20 कितने होने चाहिए, या नियंत्रण का विस्तार कितना होगा, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कौन से फैक्टर हैं जो नियंत्रण के विस्तार को प्रभावित करते हैं। तो कुछ विद्वान हैं, विद्वानों में संख्या को लेकर मतभेद है।
विद्वान एक से संख्या नहीं बताते हैं। जैसे एक विद्वान हुए सर हैमिल्टन, उन्होंने कहा 3 या 4 होने चाहिए, 3 हो या 4 हो, तीन कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4। वालेस जो एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि कम से कम 10 हो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो, यानी 10, 11, 12 अधीनस्थ हो सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बताए हैं। ग्रेकुनेज जिन्होंने ये सिद्धांत दिया, और हेनरी फेयोल जिनके बारे में हम शास्त्रीय सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, उन्होंने कहा 5 या 6 हो, 5 हो या फिर 6 हो। उर्वीग जो है, इन्होंने 2 लेवल बताए। उन्होंने कहा उच्च स्तर यदि है, यानी ये जो पद सोपान है, इसका जो ये ऊपर का स्तर है, यहाँ पर तो 5 या 6 ही होने चाहिए अधीनस्थ। हमने देखा डीजीपी जो था वो 1 था, और डीजीपी के अधीन जो थे कितने डीआईजी थे? 7। तो ये बता रहे हैं कि उच्च स्तर पे तो 5 या 7 हो सकते हैं, लेकिन निम्न स्तर पे जो अधीनस्थों की संख्या है वो बढ़ती जाए, यानी वो हो सकता है 8 से 12। तो इन्होंने कहा कि उच्च स्तर यदि है, ऊंचा लेवल है संगठन का, वहाँ तो 5-7 ही रखने चाहिए, लेकिन नीचे के लेवल पे जैसे एक कांस्टेंट, एक थानेदार है एसएचओ, ये नीचे के लेवल पे है, तो इसके अधीन कांस्टेबल की संख्या 8 से 12 हो सकती है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिया है, लेकिन हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो तत्व है वो है आपका कार्य, यानी काम कैसा है, संगठन जो काम कर रहा है या अधीनस्थ जो काम कर रहे हैं वो किस प्रकार का काम है, उस पर डिपेंड करेगा। ये देखिए, यदि उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, किनके द्वारा? अधीनस्थों के द्वारा, सरल है, समान है, एक जैसा ही काम है, मतलब काम में कोई अंतर नहीं है, नैतिक है, रूटीन का काम, नैतिक का अर्थ है रूटीन, ऐसे काम जो डेली होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन होते रहते हैं, या यांत्रिक है, यानी मशीनी प्रकार का काम है, मशीनों से किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा काम, तो नियंत्रण का विस्तार क्या हो सकता है? अधिक हो सकता है, यानी आप 10, 12, 15, 20, 50 व्यक्ति अंडर में काम कर सकते हैं। लेकिन काम बहुत जटिल है, काम बहुत असमान है, चेंजेज होते रहते हैं काम में, गैर नैतिक है, यानी प्रतिदिन जो काम किए जाते हैं वैसा नहीं है, कभी कभार होता है ये काम, और बौद्धिक काम है, मशीन वाला काम नहीं है, बुद्धि का ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो नियंत्रण का विस्तार क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद स्थान की बात करें। स्थान का मतलब है कि जो पर्यवेक्षक यानी अधिकारी, और पर्यवेक्षित यानी अधीनस्थ, ठीक है, पर्यवेक्षक पर्यवेक्षित का अर्थ हो गया अधिकारी अधीनस्थ, वो कहाँ है? क्या एक ही जगह पर है? क्या एक ही कार्यालय में काम कर रहे हैं क्या? यदि हाँ, तो नियंत्रण का विस्तार अधिक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर में उनको देखता रहेगा, एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में। लेकिन यदि दोनों व्यक्ति, अधिकारी मान लीजिए जयपुर में बैठा है, लेकिन अधीनस्थ आपके गाँव में काम कर रहे हैं, तो फिर दूर दूर काम कर रहे हैं, तो फिर नियंत्रण का विस्तार क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आया व्यक्तित्व, यानी कैसे व्यक्ति हैं, अधिकारी और अधीनस्थ कैसे हैं। पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित का अर्थ है, आप कंफ्यूज ना होइए, उसका अर्थ भी अधिकारी अधीनस्थ है। वो बुद्धिमान है, दोनों ही, अधिकारी भी और अधीनस्थ भी, ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है, कुशाग्र है, यानी बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, हमेशा काम में लगे रहते हैं, तो फिर नियंत्रण का विस्तार अधिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेंगे, अपना आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन यदि कमज़ोर हैं, मूर्ख हैं, ज़्यादा बुद्धि है नहीं उनके पास, तो फिर नियंत्रण का विस्तार क्या करो? कम रखो, वरना वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा ऐसा मूर्ख व्यक्ति। फिर वह समय, समय का अर्थ है कि संगठन कितना पुराना है। समय का अर्थ यहाँ है कि संगठन कितना पुराना है। जैसे संगठन पुराना है, सुस्थापित है, सब कुछ काम अच्छे से चल रहा है, सालों से चल रहा है संगठन, तो फिर वहाँ नियंत्रण का विस्तार आप क्या कर लो? अधिक कर लो। लेकिन संगठन नया नया ही बना है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी लोगों को पता नहीं है कि काम कैसे होता है और कैसे किया जाता है, तो फिर नियंत्रण का विस्तार क्या रखो? कम रखो। तो इस प्रकार से ये यह कहना चाहता है, 4 तत्व, इनके माध्यम से नियंत्रण का विस्तार प्रभावित होता है। अब फिर आया आधुनिक समय में उपयोगिता। तो ज़्यादातर विद्वान आपने देखा होगा वो यही कह रहे हैं कि नियंत्रण का विस्तार क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत कम भी ना हो, लेकिन कम हो। लेकिन आज के समय में नियंत्रण का विस्तार कम होने के बजाय विस्तृत हो गया है, यह एक महत्वपूर्ण बात है। यानी उसका विस्तार होता जा रहा है। अब क्यों हो रहा है ऐसा?
ऐसा इसलिए हो रहा है, पहला चीज़ तो है स्वचालनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। स्वचालन समझते हैं आप? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है जो ऑटोमेटिक काम करे, ऑटोमेटिक काम करे, मशीनी काम ज़्यादा हो गया। मशीनों से आप देख सकते हैं आजकल जो है आप क्या काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, वो आपकी पूरी निगरानी, कैमरे लगे हुए हैं। आपके मोबाइल से लोकेशन ली जा सकती है, वीडियो कॉल किया जा सकता है, तो देखा जा सकता है। इस कारण से अब आपको क्या है कि बार बार साइट पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप जो है हेडक्वार्टर में बैठे बैठे ही देख सकते हैं। सूचना क्रांति, वही बात आ गई, कंप्यूटर का आविष्कार हो गया, मोबाइल का हो गया, तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में कंप्यूटर नहीं थे, मोबाइल थे नहीं, तो फिर संपर्क करने में दिक्कत आती थी, इसलिए नियंत्रण का विस्तार कम रखा जा सकता था। लेकिन आज ऐसा नहीं। परिवहन साधनों का विकास हो गया है, रेलवे का, एरोप्लेन का, आप जब चाहें या दिल्ली से आप जो है बेंगलोर जाना चाहे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में आप चले जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। प्रशासन में एक्सपर्ट्स का बढ़ता प्रयोग, अब एक्सपर्ट ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति कम आ रहे हैं जो जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। अब तो ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो अपने फील्ड के मास्टर हैं, तो वो उनको नियंत्रण करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो अपना आप काम करते रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि नियंत्रण का विस्तार बढ़ा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य प्रशासक, यानी मुख्य प्रशासक कौन? जो ऊपर एक्स बैठा है वो मुख्य प्रशासक। मुख्य प्रशासक का क्या कार्य हो गया? नियंत्रण कार्य नहीं रहा है, बल्कि क्या हो गया? समन्वय। नियंत्रण करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आजकल लोग समझदार आ रहे हैं, एक्सपर्ट आ रहे हैं, तकनीकी ज्ञान पूरा है उनके पास, वो जुड़े हुए हैं आपसे, इंटरनेट से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, तो आपको ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस केवल देख लो। इसलिए कहा है कि बजाय कंट्रोल करने के आप उनके कार्यों में एकरूपता लाओ, यानी समन्वय करो। इसलिए नियंत्रण का विस्तार आजकल बढ़ता जा रहा है। अगली चीज़ देखते हैं, नियंत्रण का विस्तार कम रखने के लाभ क्या क्या हैं। हमने देखा ज़्यादातर विद्वान कह रहे हैं कि नियंत्रण का विस्तार कम रखो साहब, लेकिन कम रख क्यों रखो, उसके कुछ लाभ तो होंगे। तो ये देखिए, मुख्य प्रशासक के कार्यभार में कमी आएगी, जितना अधीनस्थ कम होंगे उसका कार्यभार उतना ही कम रहेगा अधिकारी का। भ्रम, अव्यवस्था और विलंब में कमी आएगी। ये सीधी बात है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही भ्रम फैलेगा, अव्यवस्था फैलेगी, पता ही नहीं रहेगा किसको क्या काम करना है और किससे क्या काम करवाना है, किसकी रिपोर्ट आई, किसको आदेश दिया और किसको नहीं दिया, ये पता ही नहीं चलता है ज़्यादा। एक ही परिवार में जो है 50 व्यक्ति हो तो आप भी देख सकते हैं मुखिया का नियंत्रण कैसा रहेगा। लेकिन एक परिवार में यदि 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति हो तो जो परिवार का मुखिया है उसका नियंत्रण सुदृढ़ रहेगा। तो ये है सक्रिय नियंत्रण का विस्तार हो गया। आजकल जो है आपको ज़्यादा जो है आवश्यकता नहीं है नियंत्रण करने की, अपने आप ही जो है एक्सपर्ट आने से, टेक्नोलॉजी आने से नियंत्रण हो सकता है। तो यहाँ पर सक्रिय नियंत्रण का विस्तार रहेगा। ये कहना चाहता है कि एक तो आपके अधीन 50 व्यक्ति हो तो आप किसी के साथ एक्टिव हो ही नहीं पाओगे, उसके साथ जो है संवाद आप नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आपके अधीन केवल 3 ही व्यक्ति हैं या 4 ही व्यक्ति हैं तो आप नियंत्रण आसानी से उन पर कर पाओगे, एक्टिव नियंत्रण कर पाओगे। अन्यथा आपका पैसिव नियंत्रण होगा। आप जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के अधीन 50 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो आप 50 में से हर 10 में से एक को ही कहोगे, हर 10 में से एक को ही कहोगे, तो बाकी के 9 पे तो आपका नियंत्रण रहा ही नहीं। कार्य कुशलता और मनोबल में वृद्धि होती है। यदि नियंत्रण का विस्तार कम है, एक आदमी के अधीन कम ही व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो वो पूरी कुशलता से काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बॉस जो है बार बार देखेगा अपने को। लेकिन 50 60 100 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो उनको पता है कि बॉस कभी कभी कभार देखता है, हमेशा तो देखता ही नहीं है। इसके बाद है प्रशासकीय और सामाजिक दूरी कम हो जाती है। ये फिर बात आई, प्रशासकीय दूरी कम होने का मतलब है कि यदि एक्स के अधीन 50 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो एक्स प्रत्येक व्यक्ति से रोज़ नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक्स के अधीन यदि 4 ही व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो एक्स जो है प्रत्येक व्यक्ति से रोज़ मिल सकता है, तो उनके बीच की दूरी जो है वो कम हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से नियंत्रण के विस्तार कम रखने के कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी है। क्या है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि थोड़े प्रतिवेदन जाएंगे,
यानी 3 ही आदमी है, जैसे मान लीजिए x के अधीन 3 आदमी है, A, B और C, और तीनों अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? x को। ये हम पद सोपान में देख चुके हैं। तो तीनों व्यक्ति x को रिपोर्ट देंगे, तो केवल कितनी रिपोर्ट जाएगी x के पास? 3। तो x आराम से बैठा बैठा तीनों को डिटेल में पढ़ेगा, तीनों की रिपोर्ट को, है ना। तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि विस्तृत जांच करेगा, जिससे अधीनस्थों को अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करने का प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होगा। हर बात की वो डिटेल में जांच करेगा, इसलिए अधीनस्थ फिर उकता जाते हैं कि ये क्या है, बार बार जो है हर चीज़ को इतनी गहराई से देखता है। तो इसलिए उनमें फिर उनका मनोबल, उनकी क्षमता से कार्य करने की जो इच्छा है वो कम हो जाएगी। वो डरेंगे कि ये कहीं ये गलती न निकाल दे, कहीं गलती। आदेशों की श्रृंखला लंबी होगी। पद सोपान और नियंत्रण के विस्तार में विपरीत संबंध होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, पद सोपान, ये नियंत्रण का विस्तार जितना कम होगा, उतना ही संगठन लंबा होता जाएगा। ठीक है। ये समझिए कि नियंत्रण का विस्तार यदि 3 ही है और आदमी है जैसे मान लीजिए 100 कार्य करने वाले, तो फिर 3 3 3 इस तरह 3 3 ही लगेंगे। और नियंत्रण का विस्तार मान लीजिए 20 है, तो इस प्रकार से 20 में हर एक कुल मिला के 5 ही लेवल बनेंगे, 5 ही स्तर बनेंगे। तो इस प्रकार नियंत्रण का विस्तार यदि ज़्यादा है तो पद सोपान क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और नियंत्रण का विस्तार कम है तो पद सोपान क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए कहा है पद सोपान और नियंत्रण के विस्तार में विपरीत संबंध होता है। तो नियंत्रण का विस्तार जितना कम होगा, जैसे 3 3 है तो 3 3 3 जब तक 100 न हो जाए तब तक बढ़ता जाएगा ये, इस प्रकार से। तो संगठन क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। इसके बाद है निर्णयन के स्तरों में वृद्धि हो जाएगी। ये भी निश्चित है। यदि पद सोपान ज़्यादा है तो निर्णयन के जो है नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे इन लेवल्स में वृद्धि होती जा रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नियंत्रण का विस्तार कम होने के, नियंत्रण का विस्तार का अर्थ बिल्कुल सिंपल है, एक अधिकारी के अधीन कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। तो नियंत्रण का विस्तार कम होने के फायदे हैं, नुकसान भी है, और नियंत्रण का विस्तार ज़्यादा है तो उसके भी नुकसान है। तो इस प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण संगठन का सिद्धांत हमने देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और अपने मित्रों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।